प्रोफेसर रियाज बलोच लीगल एजुकेशन चैनल में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद। आज हम CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी 1908 के आर्डर 14 पे गुफ्तगू करेंगे। आर्डर 14 बुनियादी तौर पे सेटलमेंट ऑफ इशूज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इशू ऑफ लॉ और ऑन इशूज़ एग्रीड अपॉन, इस टॉपिक को कवर करता है। और आप बतौर कानून के तालिब इल्म के जानते हैं कि जब सूट फाइल होता है तो पेलेंट में पेलेंटिफ या पेलेंटिफ्स के ज़रिए से सेट ऑफ एलिगेशन होता है और उस सेट ऑफ एलिगेशन को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट भी लगाए जा सकते हैं। इसी तरह डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स यानी ज़्यादा डिफेंडिंग अगर हैं उसमें तो वो उनका जवाब देते हैं, उसको डिनाई करते हैं या उसको एडमिट करते हैं या उसके अलावा कोई एडिशनल प्ली उसके अंदर अपने रिटन स्टेटमेंट में देते हैं। हर सूरत कुछ सवालात उठते हैं और वो सवालात की बुनियाद इश्यूज़ को सेटल करने के लिए होते हैं। डिक्री पास हो किसी के हक में या किसी के ख़िलाफ़ में तो वाज़ेह हो और वो तमाम जो मुत्तल्लिका केस से चीज़ें हैं उन चीज़ों की वजाहत हो। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के कुछ कानूनी तकाज़े हैं, उनको फ्रेम करने का एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को हर सूरत फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो इश्यूज़ के लिए ज़रूरी है कि एक पार्टी ने अपने पेलेंट में इल्ज़ामात लगाए हों दूसरे फरीक पे और दूसरा फरीक उन इल्ज़ामात से इनकार करे। इसमें एक और अहम बात है और वो ये कि ज़रूरी नहीं कि इश्यूज़ सिर्फ फैक्ट्स के हवाले से लगने वाले एलिगेशन या डिनायल की बुनियाद पे हो। इसीलिए कहा जाता है कि इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ दोनों इश्यूज़ होते हैं और इन इश्यूज़ को इनमें एड्रेस किया जाता है। अब एक तो बुनियादी चीज़ इसमें यह है कि सूट दाखिल हुआ हो, सूट में एलिगेशन लगाए गए हों और सूट में
अदर साइड या जो मुखालिफ फरीक है उसने उस अपने रिटन स्टेटमेंट में उसको डिनाई किया हो। ये एक पूरा सिनारियो है। उस सिनारियो की बुनियाद पर आपने देखना होगा कि इशू ऑफ लॉ इसमें कितने बनते हैं और इशू ऑफ फैक्ट इसमें कितने बनते हैं। और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप परफेक्टली प्रॉपर तरीके से इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करते, इश्यूज़ रह जाते हैं, इश्यूज़ सेटल नहीं हो पाते हैं, उन पे एविडेंस लीड नहीं होती है, तो डिक्री तो इशू होगी, जजमेंट तो होगा, लेकिन जिस मकसद के लिए केस को दाखिल किया था, सूट को दाखिल किया था, उसका या तो मुकम्मल मकसद फोत हो जाएगा या उसका जुज़वी तौर पे फोत हो जाएगा मकसद, या डिक्री एग्जीक्यूटेबल ही नहीं रहेगा। क्यों कि जो इश्यूज आपको उसके अंदर फ्रेम करने थे और जिन पे वो एविडेंस होनी थी वो हो। इसमें एक और दिलचस्प बात है, न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि जजमेंट पास करने के लिए, डिक्री इशू करने के लिए इंतहाई ज़रूरी भी है। क्योंकि कोर्ट के पेश नज़र सवाए इसके और कोई चीज़ नहीं होती कि क्या चीज़ एलिगेशन के रूप में पेश की गई है, क्या चीज़ डिनायल के रूप में पेश की गई है, इनमें से कौन से इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ को सेटल किया जा सकता है, और साथ में क्या इन इश्यूज़ को सेटल करने के बाद डिक्री मुमकिना तौर पे कैसी होगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि कोर्ट को ये पावर है रूल 4 में कि अगर कोर्ट ये समझती है कि बिफोर इशू ऑफ बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इशू कुछ डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लेना है जो कि मौजूद नहीं है, कुछ अफराद को बुलाना है जो यहाँ पे किसी भी हैसियत में मौजूद नहीं है, तो कोर्ट एडजॉर्न करेगा हियरिंग को और उन अफराद को कंपील करेगा। द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड कंपील, यानी उनको कहेगा कि आप आइए और बताइए कि ये क्या सूरत है। देयर आफ्टर उसके बाद कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगा। अब ये है सारी सूरत हाल। और उसके अलावा एक और चीज़ है, इश्यूज बन गए, लेकिन किसी स्टेज पे बिफोर ऑफ द पासिंग ऑफ जजमेंट और इशुएंस ऑफ डिक्री कोर्ट ये समझती है कि कोई इशू इस केस से मुताल्लिक नहीं है लेकिन फ्रेम हो चुका है, उसको स्टक ऑफ कर सकता है, उसको निकाल सकता है। इसी तरह से कोई इशू बन तो गया है लेकिन उसमें कुछ चीज़
कम करनी है या कोई चीज़ बढ़ानी है, ताकि एक दुरुस्त फैसला सामने आए जो कि मकसद होता है कोर्ट का, तो उस इशू को कोर्ट अमेंड कर सकती है, उसमें तरमीम कर सकती है। तो ये इश्यूज फ्रेम करने, इश्यूज को स्टक ऑफ करने, इश्यूज में अमेंडमेंट करने और उन लोगों को बुलाने जो कि यहाँ पे कहीं भी मौजूद नहीं है, फॉर द पर्पज़ ऑफ असर्टेनिंग, इस मकसद के तयन के लिए कि डिक्री और जजमेंट कैसा होना चाहिए जो कि हक़ाइक़ को सेटिस्फाई करता हो, उस सारी चीज़ों का एक प्रोसीजर का तयन हुआ है। पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ जैसे पिछले लेक्चर्स में कि बुनियादी तौर पे ये ज़ाब्ता-ए दीवानी 1908 है और ये सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करता है कि कोर्ट किस प्रोसीजर को फॉलो करे प्रोसीडिंग्स दौरान। एक ऑर्गेनाइज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है कानूनी कोर्ट को कि ऑर्गेनाइज कैसे करे प्रोसीडिंग्स को, ताकि जो साइल है या जो फरीकैन हैं उनको इंसाफ मिल सके। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को सुना होगा और इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। आपके आरा को, तजावीज़ को, कमेंट्स को, तनकीद को चैनल की क्वालिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वेलकम कहा जाएगा। और अगर ये चैनल आपको पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब करके तो हमारे इस काविश में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया।